लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स में क्यों जाए। ऐसा अगर सबने बोला तो गंदे लोग आएंगे तो पॉलिटिक्स गंदा होगा, ओह अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा होगा। तो इतना सारा डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो गडकरी साहब ने कम से कम 800 करोड़ के ऊपर हमको फंड्स दिए। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले स्टडी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे पास सरकार चाहिए, डेवलपमेंट के लिए लाने के लिए तुम्हारे जो फंड्स का उसका प्लानिंग चाहिए। हमारा भारत देश एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है। बट कुछ कुछ लोगों को लगता है कि जॉब्स की कमी है। तो जॉब्स के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है? जॉब्स बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है? कि हम लकी रहे कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हुए, हाँ, सुधीर मुनगंटीवार जी अर्थ मंत्री हुए, और हमारे नागपुर के जो नितिन जी गडकरी है जो Exactly. केंद्र में, ये तीनों लोग हमें मिले। अनेक गांव में, बहुत से गांव में शमशान भूमि तक नहीं थी। कोई अगर मरता है गांव में तो उसको कहाँ जलाए, ये भी नहीं था। तो 6,000 बेचते, 6,000 रुपये उसके खाते में आते, एक भी रुपये जाता नहीं। राइट। तो ये मोदी जी ने करके बताया। वो बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, सही में है। सबसे मेरा आइडियल अगर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा देवेंद्र जी फडणवीस, ये बोलूँगा स्टेट के अंदर। और देश के आइडियल है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर समीर कुनवर सर, जो कि है एमएलए बीजेपी से। इन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करी है, बहुत सारे डेवलपमेंट करी है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में रह के इन्होंने देवेंद्र फडणवीस सर के साथ काम किया है, अजीत दादा पवार के साथ काम किया है। उनसे काम करने का जो चांस था, उनकी एनर्जी लेवल कैसी थी, वो सारी बातें एक्सप्लेन करी है। मोदी जी के जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इनके जो प्रोजेक्ट्स है इन्होंने क्या क्या सिखाया, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इनको देवेंद्र फडणवीस सर ने कार्य सम्राट करके संबोधित किया, तो वो क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या यूनिक ऐसे इन्होंने किया, वो सारी बातें एक्सप्लेन करी है। तो मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने मिला, एंड आई होप यू फील द सेम वे। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर पॉलिटिशियन पॉडकास्ट। तो मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला सर से, एंड आई होप आगे भी सीखूंगा। बहुत सारी लर्निंग्स ली है। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ वेलकम समीर कुनवर सर इज़ ऑन द शो। नमस्ते सर, शो पर आपका स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। बहुत दिनों से आपसे मिलना था, बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आपके काम को देखे, बट पर्सनली कभी मिलने का चांस नहीं मिला। बट आज वो चांस मिला है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपकी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो सर? अच्छा हो। क्या चल रहा है आपके आजकल आपके लाइफ में? कुछ नहीं, अभी जनता ने यहाँ पे जिम्मेदारी दी है, ये हिंगनघाट विधानसभा प्रमुख का विधायक बनाया है। जनता की जिम्मेदारी प्रामाणिकता से निभा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है? मजा पूरा ये कैसा है कि ये जो चेयर होती है, चाहे कोई भी एमएलए की चेयर हो, एमपी की चेयर हो, या सरपंच हो, या कोई भी, ये सब लोगों के कामों के लिए होती है। इसके ऊपर में लोग बैठते वक्त बड़ा विचार, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बैठने के बाद, चुन के आने के बाद, जनता को उतना समय देना जरूरी है। एग्जैक्टली। और जो जनता को समय देता है तो जनता उसके साथ में होती है, उस क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो वो क्षेत्र आगे जा नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है जनता द्वारा पदों के माध्यम से, वो अच्छी तरीके से, पूर्ण रूप से, ताकत से वो निभाना जरूरी है। वो चल रहा है। एग्जैक्टली, मतलब वो फेज चल रहा है आपका, हाई इंटेंसिटी फेज चल रहा है। ओके, बट पॉलिटिक्स की तो बात करेंगे हम, उसके काम की बात करेंगे। बट ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपको बचपन से इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, कि ये डेवलप होते गया? नहीं नहीं, पहले मैं कैसा था, मैं पहले खेल कूद में था। मैं स्पोर्ट्स पसंद है कॉलेज आपको? में, स्पोर्ट्स में मैं आगे था। मैं कबड्डी खेलता था, रेसलिंग खेलता था, दोनों का मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन था। वाओ। फिर करते करते आगे बढ़ा। फिर अचानक से समाज सोशल वर्क करते करते आगे चला। फिर चांस मिला हिंगनघाट शहर का नगराध्यक्ष बनने का। नगराध्यक्ष पहली बार खड़ा था, चुन के आया। फिर जो काम किया उसके बाद में जनता ने फिर आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एमएलए के लिए टिकट दिया, देवेंद्र जी फडणवीस, नितिन गडकरी जी, और ये सब इनके कारण मैं आगे आया। और आगे अभी काम करते करते नरेंद्र मोदी जी ने, अपन सब भाग्यवान है पूरे देश के लोग कि अपने देश के नेता माननीय मोदी जी है, प्रधानमंत्री, राइट। और उनसे प्रेरित होके फिर आगे और काम करते करते जाने की
शक्ति मिलती है। एग्जैक्टली क्योंकि उनके एक्शंस देख के ही लोग उनको प्यार करते हैं। वैसे ही सेम प्यार आपको मिलता है क्योंकि काम दिखता है ना, लोगों को अगर काम दिखता है तो ऑब्वियसली लोग वो इन्फ्लुएंस होते हैं। बट पॉलिटिक्स के पहले एंड पॉलिटिक्स के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? नहीं, पॉलिटिक्स के पहले तो ठीक है, इसके पहले मेरी खेती थी। हमारा खेती का बिजनेस है, ग्रैंडफादर, पिताजी और मैं भी, और खेती करते करते आगे चले, लेकिन अचानक से इधर में एंट्री हो गई। तो अभी 10 साल से तो कंटिन्यू यही काम कर रहा हूँ, करीब करीब 15 साल से। 2001 से मैं राजकारण में हूँ, समाजकारण में हूँ। 2004 तक मैं नगराध्यक्ष था इस शहर का, जो म्यूनसिपालिटी का अध्यक्ष था। उसके बाद में फिर 2014 में एमएलए बना। तब से अभी तक कंटिन्यू लोगों में 2001 से लेके तो अभी तक कंटिन्यू लोगों के सोशल काम चालू है। पॉलिटिक्स मतलब ये 14 के पहले मुझे जहाँ तक याद है कि आपने गौ रक्षक करके एक स्टार्ट किया था योजना। तो उसका बेसिक मतलब वो क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या था और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? गाय अपनी माता है, अपने संतों ने सबने बताया, और गाय अपनी माता है, और गाय माता है, गाय को पूजते हैं अपन हिंदू समाज सब। और इसके पीछे साइंस भी है। इसके पीछे अभी साइंस को भी, गाय के गोमूत्र में क्या क्या है, गाय के गोबर खत में क्या क्या है, गाय के दूध में क्या क्या है, ये भी साइंस भी अभी आगे आया दिख रहा है। तो गाय का लगाव पहले से था। मेरे घर में हमेशा गाय रहती, 12 महीने मेरे घर में गाय रहती। मैं गाय पे बहुत प्रेम करता हूँ, तो इसलिए फिर जो गाय जो कटने के लिए जाती है वो नहीं जाना चाहिए, गोहत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने फिर कुछ ग्रामीण भाग में उसके लिए प्रयास किया। हमने कई गायों को कटते हुए जाते हुए रोका हुआ है। उसके बाद में हमने ये खोला, क्या बोलते उसको, गोरक्षण 2 खड़े किया। आज भी मेरा एक गोरक्षण है जिसमें 140 गाय है, और वो जो गाय है जो कटने को नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो गाय है। तो गाय आज जा रही है, गाय कम हो रही है। इसके कारण भी शेतकरी जो किसान जो अभी तकलीफ में है, उसका एक कारण गाय का कम होना। क्योंकि जो निसर्ग का नियम है, जमीन का नियम है, गिव एंड टेक। आज उसको जमीन को गोबर खत की बहुत जरूरी है। किसान सिर्फ खेत से फसल निकाल रहा है, लेकिन जमीन को क्या दे रहा है? निसर्ग का नियम है गिव एंड टेक। अपन वहां से हजारों साल से अपन अगर निकालते हैं, जमीन से क्रॉप निकालते हैं, तो उसको गोबर खत देना जरूरी है। लेकिन आज गोबर खत मिलता नहीं, क्योंकि जो अपने जानवर है वो सब कटने जा रहे हैं। ये भी एक साइकिल उसमें की, इसलिए वो गाय की जरूरत है। और इसलिए गोरक्षा, गाय पे बहुत प्रेम है, इसलिए गोहत्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करता हूँ। नहीं तो वो कैसे चलता है, मतलब उसमें वहाँ पे जो गाय रहती है वो कौन सी गाय रहती है? ये गावरानी गाय जो दूध नहीं देती। अच्छा, जो गांव में जो हर किसानों के पास में पहले के जमाने में गाय रहती थी, हर किसान के पास में 5-10 गाय रहती थी। आज ये पोजीशन है कि एक भी गाय किसान के पास नहीं रहती। 100 में से 10 किसान के पास गाय होगी, 90 किसान के पास गाय नहीं है। तो गाय होना, उसके सिवाय जो गोबर जो खाद है, वो खाद जो देसी खाद है, उसके कारण ही जमीन के अंदर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, जमीन के अंदर में जो सुपिकता चाहिए, वो गाय के अंदर के जो गोबर खाद है उसमें हो सकता है। इसलिए गाय बचनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। एंड वो सक्सेसफुल रहा। ओके, पॉलिटिक्स के बाद ना, जैसे आपने इंटर किया तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लेवल पे, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुए या इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रही है। तो इतना सारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब उसके पीछे की मतलब आपकी एनर्जी लेवल क्या थी, मतलब कहाँ से एनर्जी मिली आपको? एंड थोड़ा सा ना, आप, मैं कंटिन्यूशन में करूँगा, थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुए, मतलब थोड़ा सा अगर आप ग्लिम्स देना चाहो तो। मैं जब एमएलए हुआ, मैं महाराष्ट्र में कई जगह घूमता था, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के बाद में, वहाँ का डेवलपमेंट देखने के बाद में, मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे यहाँ क्यों नहीं, मेरे हिंगनघाट शहर में क्यों नहीं, मेरे समुद्रपुर में क्यों नहीं, हिंगनघाट शहर में क्यों नहीं, सिंधी रेलवे में क्यों नहीं। ये मेरे मन में हमेशा सवाल आता। लेकिन तब मैं विधायक नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे चांस मिला, विधायक लोगों ने बनाया पार्टी ने, और मुझे, तब मैं सोचा कि अपने को कुछ तो भी बड़ा काम करना है। और इसके लिए कैसा है, कोई भी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता। राइट।
डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले स्टडी चाहिए, हम्म डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे पास सरकार चाहिए, डेवलपमेंट के लिए लाने के लिए तुम्हारे जो फंड्स का उसका प्लानिंग चाहिए। ये सब तो दो तीन बातें जब एक होती है तब डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिलता है और तब जाके डेवलपमेंट होता है। उतनी विजन चाहिए अपने को, मेरे क्षेत्र में मुझे क्या करना है। बाकी पश्चिम महाराष्ट्र है, बॉम्बे पुणे साइड है, मराठवाड़ा है, उधर में क्या है, डेवलप एरियाज क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या है, वो अपन यहाँ पे लाने की कोशिश करके तब जाके डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो मैं जब एमएलए बना तो सरकार आई, मुख्यमंत्री फडणवीस जी हो गए, देवेंद्र फडणवीस, सबसे डायनामिक पर्सनालिटी, हम्म हमारा सबसे क्या बोलते उसको, कि हम लकी रहे कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हुए, हाँ सुधीर मुनगंटीवार जी अर्थ मंत्री हुए, और हमारे नागपुर के जो नितिन जी गडकरी है जो Exactly. केंद्र में, ये तीनों लोग हमें मिले हम्म और तीनों लोगों से प्रेरणा लेके और उनका साथ लेके और उनसे फंड्स लाके, क्योंकि गडकरी साहब ने हमको, आज हाईवे पे हमारा गांव है हिंगनघाट विधानसभा, तो गडकरी साहब ने कम से कम 800 करोड़ के ऊपर हमको फंड्स दिया, वाह जिसमें हमारे नज़दीकी पुलिया हो गए, हिंगनघाट से वर्धा रोड हो, वो सीमेंट का हमने रिक्वेस्ट किया था कि उसको सीमेंट का रोड बना दीजिए, वो उन्होंने बना दिया। 2 हाईवेज दिया हमको, और अभी गांव के अंदर में एक ब्रिज के लिए अभी मेरा स्वप्न है कि एक ब्रिज है हिंगनघाट में 1 किलोमीटर का, जो संविधान चौक से लेके तो दवाखाना चौक तक 1 किलोमीटर का ब्रिज है, करीब बाप रे। 140 करोड़ का है। अब गडकरी साहब जब हिंगनघाट आए तब हमने वहाँ उनको रोका, उनको बताया कि साहब ये ब्रिज बहुत जरूरी है, आधी बस्ती इधर है, आधी बस्ती उधर है, और बीच में से हाईवे है, कम से कम बहुत लोग वहाँ मरे हुए एक्सीडेंट में, तो साहब ने वो भी मंजूर किया। तो बोलने का तात्पर्य, गडकरी साहब ने बहुत निधि दिया, इसके कारण मैं कुछ काम कर सका, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सका। फडणवीस साहब ने बहुत काम दिया, इसके कारण आज जो डेवलपमेंट दिख रहा है उनकी मदद से है। नितिन गडकरी सर का आपने नाम लिया है क्योंकि उनका डेवलपमेंट दिख रहा है एंड सिमिलर डेवलपमेंट हिंगनघाट के लेवल पे दिख रहा है, तो क्योंकि उनसे ऑब्वियसली आपने प्रेरणा ली है, उनसे सीखे हैं आप, एंड उनके नेतृत्व में रह के आपने ये सब किया है, तो इसीलिए पॉसिबल हुआ है। बट अगर कोई भी काम करना हो, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई पुल बनाना हो, तो उसकी एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहती है? मतलब क्योंकि आपने सोचा बट आप नहीं कर सकते, आपको भी कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तो वो फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है? फॉर्मेलिटी यानी पहले समझो यदि ब्रिज बनाना है तो पहले उसकी आवश्यकता कितनी है वो देखना है। उसके बाद में वो ब्रिज कौन सी इसमें आता है, वो हाईवे पे आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो ब्रिज छोटा होगा, वो अगर देहात का होगा तो जिला परिषद। तो वो फिर उसके बाद में उसका एस्टिमेट बनाना है, एस्टिमेट बना के उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो उनकी तरफ फॉलोअप करना है, स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो बजट के लिए फॉलोअप करना है, फिर उसका एस्टिमेट बना के उनको भेजना है, भेज के फिर उसके अपने फंड्स आना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है, वो मिनिस्टर के पीछे लगना है और उनसे वो फंड्स ला के वो सैंक्शन करके बाद में उसका टेंडर निकल के बाद में वो ब्रिज का काम शुरू होता है। फंड्स इजीली मिल जाते हैं कि नहीं, इजीली कैसा, इजीली कोई चीज़ मिलती क्या, बहुत फॉलोअप करना पड़ता है उसको, जरूरी क्या है, किस लिए वो ब्रिज जरूरी है, वो पूरा उसका कितने लोग जाते हैं, उसके अंदर में कुछ एक्सीडेंट्स हुए क्या, उसका टोटल डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना पड़ता, तब जाके वो विजन प्रेजेंट करना उसके पड़ता बाद है। में वो कोई भी काम मंजूर होता है। ओके, मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बट आपने किया है क्योंकि क्या होता है ना, मतलब हमारी दुनिया तो डिजिटल दुनिया है, बहुत छोटी है, बट हमारे लेवल पे भी जो चैलेंजेस होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है आपको, तो गवर्नमेंट से फंड्स लेना है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर फॉलो करना है, तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। सिमिलरली जैसे रोड कंस्ट्रक्शन की आपने, यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स भी थी, तो वो आपने फिर कैसे मैनेज करी? हिंगनघाट शहर की पॉपुलेशन करीब 1,30,000 है। यहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज़ है, वार्ड्स है, उसमें बहुत पानी की दिक्कत थी। तो गवर्नमेंट आने के बाद में मुझे अमृत योजना दिया। अमृत योजना हमको देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया, जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पहले फेज में उन्होंने हमको दिया। और ये जो अमृत योजना है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अमृत योजना बना के पूरे देश में दिया, तो वो हमें मिली। और उसके अंदर में हिंगनघाट शहर में करीब करीब 220 किलोमीटर की पाइपलाइन डाले। बाप रे, 220 किलोमीटर, उसकी लेंथ कितनी है, 220 किलोमीटर, वाह, और 11 नई पानी की टाकियाँ बनाई।
एक फिल्टर प्लांट बनाया हिंगन घाट के अंदर हिंगन ही। घाट के अंदर में, अभी Okay. कम से कम 4-5 साल से काम चल रहा है। हम्म, एक बड़ी योजना मिली। तो हमारे यहाँ की 40% जनता ऐसी थी हिंगन घाट शहर में कि इनको पानी की दिक्कत थी, हम्म, इनके घर में नल नहीं था, ये बोरिंग का पानी, कुएं का पानी पीते थे। और मेरा स्वप्न था कि ये सबको पानी मिलना चाहिए। हम्म, तो इन लोगों को ये योजना जनाई, तो मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री की, जिनकी सोच इतनी बड़ी है। एग्जैक्टली। पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, और जो आखिरी आदमी है, आखिरी आदमी के हम्म, बारे में कभी सोचा नहीं। हम्म, पहली बार सही। मोदी जी ने, और मुझे याद है वो शब्द कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो सिर्फ 15 पैसे गांव तक पहुँचते, 85 पैसे बीच में गायब होते। हम्म, तो 85 पैसे कहा जाता था। आज मोदी जी दिल्ली से 6,000 रुपये भेजते किसानों के लिए, उनकी योजना है पीएम किसान योजना। यस। हर किसान के लिए 1 साल में 6,000 रुपये देते हैं हम्म, उसके सम्मान में। तो 6,000 भेजते, 6,000 रुपये उसके खाते में आते, एक भी रुपया जाता नहीं। राइट। तो ये मोदी जी ने करके बताया। वो बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, सही में है। हम्म, तो मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं दी। पीएम किसान योजना जो किसान को 6,000 रुपये हर साल देती है, उज्ज्वला योजना हो, करोड़ों लोगों को घर में जो स्वप्न था, उनका जो ख्वाब था कि हम गैस लाएंगे, वो गैस, गरीबों को गैस का वो उज्ज्वला योजना से पूरा किया। पीएम पंतप्रधान आवास योजना, लोगों को अभी घरकुल मिल रहे, जो लोगों को मकान नहीं मिले अभी मकान दे रहे उनको। ऐसी बहुत सी योजना उनकी, कम से कम 25 योजनाएं हैं मोदी जी की जो आखिरी तक पहुंची है। तो उसमें की एक अमृत योजना है कि जो आज हम सबको पानी दे पा रहे हैं। राइट। आज सबको पानी देना नामुमकिन था। ये लोग तो 40 साल से रहते हैं, फिर अभी तक उनको पानी क्यों नहीं मिला। अभी अमृत योजना आई, ये पानी, पाइप की पानी की लाइन डाली, ये मिलके अभी पानी मिल रहा है। तो इसलिए ये जो आखिर में देश की जो योजनाएं हैं वो भी तो चाहिए ना। हम योजना लाएंगे लेकिन योजना तो चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, गडकरी साहब को और हमारे फडणवीस साहब को, कि उनके कारण मैं यहाँ पे कुछ कर सका। आपने नरेंद्र मोदी सर की बात करी है, उनसे क्या सीखा आपने? मतलब एज अ पर्सन आप में आपने कौन सी क्वालिटी सीखी या कौन सी लर्निंग्स ली मोदी जी से? अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा देश चलाते हैं। आज जो उनके सामने उन्होंने एक ही बात रखा कि सरकार किसके लिए है, लोगों के लिए। एग्जैक्टली। बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन मोदी जी ने सरकार लोगों के लिए चला के बताया। जो योजनाएं दी, जो सही में लोगों को जो चाहिए थी, गरीबों को, वो योजना उन्होंने दिया। प्रैक्टिकल पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया। हाँ, अभी विश्वकर्मा योजना निकाला, हाँ। 14,000 करोड़ रुपए की योजना है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसका फायदा होने वाला है। जो जो पब्लिक को चाहिए, जो किसानों को चाहिए, जो महिलाओं को चाहिए, जो युवाओं को चाहिए, तो उनके लिए क्या चाहिए वो देने का काम मोदी जी ने किया। तो उनसे मैं एक सीखता हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या कोई खासदार हो, आमदार हो, एमएलए हो, सब पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। और पब्लिक के लिए उसको मेन कौन है? अपना पब्लिक है। अपने कौन? मतदाता अपने मालक है, और उनके लिए काम करो। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हाँ, बहुत कुछ सीखने लायक है उनसे। मतलब हर चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट लोगों को दिखता है, इसीलिए लोग उनको प्यार करते हैं। वही सेम आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आप भी उनके नेतृत्व में रह के वो सब चीज़ें सीख रहे हो। एक समाधान शिविर करके मैंने आपके बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? क्योंकि उससे ही आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने कार्य सम्राट करके संबोधित किया था। तो वो क्या था एग्जैक्टली? लोगों को नहीं पता होगा। वो कैसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग योजनाएं होती है। किसान के लिए है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो बिलो पॉवर्टी वाले हैं, बीपीएल, उनके लिए भी योजना होती है। तो ये योजना के लिए किसान और लोग चक्कर काटते हैं ऑफिस में, उनको योजना मिलती नहीं। तो फिर हमने सोचा कि सब एक समाधान शिविर लेके और सब लोगों के एक साथ अर्जियाँ लेके, वो अर्जियाँ सैंक्शन करके हम लोगों को क्यों ना बांटे। तो ये मन में एक कल्पना आई, और उसका हमने मैं और मेरे कार्यकर्ता मिलकर हमने उसके ऊपर अभ्यास किया, और फिर एक समाधान शिविर हमने लिया। हिंगन घाट शहर में हमने 3 समाधान शिविर लिया, हिंगन घाट, समुद्रपुर और सिंधी रेलवे। तो उसके अंदर हमने करीब करीब 40,000 लोगों के काम किए। ओके। इसमें
कृषि विभाग की योजनाएं थी महिलाओं के लिए, कृषि विभाग की योजना थी ट्रैक्टर सब्सिडी पे देने की, बचत गट के लिए योजना थी। बहुत से लोग थे कि उनको अतिक्रमण के पट्टे मिले नहीं थे, वो अतिक्रमण के पट्टे मिले। किसके आखिव पत्रिका के लिए उसने भूमि अभिलेख में अर्जा किया लेकिन पेंडिंग है। तो ऐसे लेके तो स्कूल के बच्चों की जो पास रहती है एसटी बस की डेपो की, वो पास तक हमने जो जो काम पड़ते वो सब लोगों के हमने लोगों के एक पत्रक बना के लोगों को भेजा कि भैया ये 40 योजना है, इसमें से आपको आप कहाँ बैठते हो देखिए और हमको पेपर्स दीजिए, हम आपको सैंक्शन करके देंगे। ओके, मतलब जो भी सारी योजना है Yes, वो तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, हमने वो पत्रक लोगों तक भेजा, लोगों ने हमको अर्जा किया। अर्जा वो तहसीलदार के पास गया, वो तहसीलदार ने वो सब डिपार्टमेंट को भेजा, डिपार्टमेंट से वो सैंक्शन हुआ और हमने समाधान शिविर के दिन उनके हाथ में सैंक्शन लेटर दिया। तो एक नया कॉन्सेप्ट था, यूनिक कॉन्सेप्ट था, गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो right? ये गवर्नमेंट लोगों तक कैसे पहुंचे बिना विलंब, तो ये हमने किया तो सक्सेस हुआ। फिर उसकी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब आए थे, उन्होंने देखा कि 25,000 लोग बैठे हुए हैं और 25,000 लोगों के प्रमाण पत्र भी बाजू में स्टॉल पे रखे हुए हैं। बाप रे। तो वो देख के उनको बहुत खुशी हुई और फिर उन्होंने वहाँ उस कार्यक्रम में मुझे कार्य सम्राट करके मेरे भाषण में मेरे को वो उपाधि दिया और फिर उन्होंने बाकी एमएलएस को बताया कि ऐसा करना चाहिए। तब से अभी एमएलए ने भी किया, उनको भी मैंने समाधान शिविर कैसा होता है उनको हमने वहाँ के ऑफिसर्स को और उनको समझाया, उन्होंने भी समाधान शिविर लिया। फिर अभी आज वही समाधान शिविर हमारा चल रहा, यही सरकार में शासन आपल्या दारी आणि सरकार लोगों के घर में। ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है ना, वो वही कंसेप्ट है समाधान शिविर का। पहले लोग सरकार के पास आते थे, अभी हम सरकार को लोगों के पास पहुंचा रहे। तो भी कैसा है, ये सब करने का उद्देश्य ऐसा होता है कि सरकारी यंत्रणा जो है उनको ये लगना चाहिए कि अपन आम लोगों के लिए बैठे हैं। उनका जो नजरिया है, जो कॉमन पीपल को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। उसके काम होना चाहिए, उसको योजना मिलनी चाहिए, उसके पीछे का उद्देश्य। ओके, ग्रेट। तो फडणवीस सर ने आपको संबोधित किया था कार्य सम्राट करके। फडणवीस सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखो, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस से इतना ब्रिलियंट और उसकी जितना फास्ट डिसीजन और उनके जितना काम करने वाला दिन में 18 घंटे और उनके जो काम की जो पद्धति है और जो डेवलपमेंट उनके इसमें हुआ, बड़े बड़े डिसीजन जो उनके इसमें हुआ वो कभी नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ कि सबसे मेरा आइडल अगर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा देवेंद्र जी फडणवीस, ये बोलूँगा स्टेट के अंदर। और देश के आइडल है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एग्जैक्टली। आपने एकनाथ शिंदे सर के साथ भी काम किया, अजीत दादा पवार के साथ भी आप काम कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी लेवल कैसी रहती है, मतलब काम करने की लेवल? 18 घंटे वो काम करते कंटिन्यूसली, टायर्ड भी होते होंगे तो? देखो, अब काम जिस पद पे बैठे हैं, पूरा महाराष्ट्र चलाना है और 288 आमदार विधानसभा के, विधान परिषद के करीब 80 आमदार, इतने लोगों के काम, तो आदमी को दिन और रात भी नहीं पूर्ती है, लेकिन बॉडी को 4-6 घंटे रेस्ट चाहिए, इसलिए सोना पड़ता है। लेकिन काम बहुत करते हैं। काम के लिए ये सरकार जो अभी बनी है एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब की, क्योंकि 2.5 साल जो है वो बहुत बुरे गए। 2.5 साल में कोविड आया, कोविड जाने के बाद में भी जो मुख्यमंत्री जी थे वो मंत्रालय में आते नहीं थे, वो सिर्फ फेसबुक लाइव पे आते थे। तो 2.5 साल महाराष्ट्र के जहाँ पे विकास पूरा थम गया था, जैसी ये सरकार आई शिंदे फडणवीस की, फिर से अभी जोरों में डेवलपमेंट चालू है, काम चालू है, तो इनका जो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो क्योंकि जितने, जैसे आपने बोला कि जितने बड़े लेवल पे आप रहोगे उतनी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आपके एनर्जी का सोर्स क्या है? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग डेली के आते हैं आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके, तो आपका माइंडसेट क्या रहता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में अपने को कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम जल्दी हो सकता है, कौन सा काम थोड़ा सा डिले हो सकता है, कौन से काम को कैसे टैकल करना है? तो ये सारे, क्योंकि इजी नहीं है डेली के 200-500 लोगों को हैंडल करना, तो उस काम को करने की एनर्जी कहाँ से आती है आपको? देखो, हर एक के मन में, देखो, आदमी इंसान
इंसान को जो निसर्ग ने, भगवान ने क्या दिया है, एक बुद्धि दिया है, हम्म एक मन दिया है, हम्म समझे? बाकी प्राणियों को नहीं दिया, इंसान को दिया। हाँ, तो उसमें अच्छा काम अगर आप करते हो, कोई भी आदमी अच्छा काम जो करते हो, तो उसके लिए अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, खुशी होती है। खुशी होती है। अगर आप वो मंदिर में जाके, अगर किसी को मंदिर में जाके हाथ जोड़ने के बाद में अच्छी फीलिंग आती है, किसी को कोई सत्संग में बैठने के बाद फीलिंग आती है, किसी को कोई नाम स्मरण करने से फीलिंग आती है अच्छी, तो हमको जो है, हमको लोगों के काम करने से फीलिंग आती है। किसी का काम किए, उसके चेहरे पे मुस्कान आती है ना, तो वो अपने लिए बहुत फीलिंग आती है, और उसके कारण एनर्जी बढ़ती है, और उसके कारण काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो हमको पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया, वॉशरूम को जाना है कि नहीं जाना, भूल जाते हैं लोगों के काम करते करते। तो एक अंदर से एक इच्छा होती है कि नहीं, लोगों के काम, अगर कोई बाहर बैठे तो जब तक उसको नहीं मिलते, सबको आखिरी आदमी, तब तक हम खाना भी नहीं खाते। तो ये जो बाप रे। है, तो एक कामों में एनर्जी आती है। ओके, आपके सर क्योंकि आपने प्रीवियसली भी बहुत सारे काम किए, जैसे आपने मेंशन किया है रोड कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी है। आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब लोगों के लिए? लोगों के लिए देखो, ये अपन अच्छी सर्विस लोगों को मिलना चाहिए, मेन चीज़ सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, लोगों के काम होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। थर्ड, डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, देहात से लेके तो शहर तक। हम्म सिटी भी लगना चाहिए अपने शहर को, कि अपने कुछ सिटी है, वैसे फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मन में हैं। हम्म अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था नहीं यहाँ पे, कई गांव थी देहात की कि जहाँ पे रास्ते नहीं थे जाने के लिए, रोड्स नहीं थे, हम्म पीने का पानी की व्यवस्था नहीं थी। अनेक गांव में, बहुत से गांव में शमशान भूमि तक नहीं थी। कोई अगर मरता है गांव में तो उसको कहाँ जलाए, ये भी नहीं था। ये भी नहीं था। 140 गांव में ये नहीं थे। बाप रे। तो फिर कभी नदी के साइड में, कभी नाले के साइड में। तो मैं एमएलए बनने के बाद में कम से कम 120-25 गांव में अभी मैंने स्मशान भूमि बनाई, वहाँ तक के रास्ते बना रहा हूँ। और भी कम से कम 15-20 स्मशान भूमि बनाना बाकी है, ये साल भर में बन जाएंगी। तो बाप रे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दे रहे हैं। हम्म पीने का पानी, जल जीवन मिशन मोदी जी ने हमको दिया, प्रधानमंत्री जी की योजना है हम्म जल जीवन मिशन। जो जो गांव के अंदर में पानी नहीं है, क्योंकि योजना तो बनी है 20 साल पहले, 40 साल पहले, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो वो पानी अच्छा मिले हर गांव को, रास्ता मिले, हर गांव तक बस मिले, हर गांव में शमशान भूमि हो, हर गांव में जो ग्राम पंचायत एरिया हो तो ग्राम पंचायत की इमारत अच्छी हो। ये तो हम्म बेसिक फैसिलिटी ये भी हमने किया, और अभी ये होने के बाद में अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम्म इतने सारे कामों में आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हो कि किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है? प्रायोरिटी अब लोगों की जैसी प्रायोरिटी रहती है, लोगों की जैसे लोग आते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में डेपुटेशन देते, ये देते, कागज देते, निवेदन देते, हम्म और निवेदन देने के बाद में फिर उसको देखते कि भैया इसकी सीवियरिटी कितनी है, हाँ। लोग इतनी, कितने लोग यहाँ से जाते हैं, हम्म फिर वो हिसाब से उसको फंड्स के ऊपर हम उसको प्रायोरिटी डिसाइड करते पहले तो आप रिस्क देखते हो, इसमें कितना रिस्क है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हो, राइट? स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप वर्क कर रहे हो या आपने किया है? हैं। स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने, तो अभी ये शिंदे फडणवीस सरकार ने अभी एक अच्छा डिसीजन लिया कि करीब करीब 30 से 40 हज़ार गवर्नमेंट जॉब्स अभी आ रहे, आने वाले साल 2 साल में, 1 साल में, अभी से उसमें से कुछ आ गए, अभी चालू है। हम्म तो ये जॉब्स में अपने यहाँ के बच्चे पास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करें, घर में पढ़ाई कर नहीं सकते, हम्म घर में बुक्स नहीं होते, इसलिए हमने क्या किया कि उसको अभ्यासिका बनाया, वाचनालय, लाइब्रेरी हम्म एक शुरू किया। उसमें करीब करीब 60-70 बच्चे आने लगे, फिर लड़कियां भी आनी रही थी, फिर एक और बनाया, तो अभी 100-150 बच्चे वहाँ पे रोज आते हैं, हम्म उसमें से स्टडी करते हैं। वहाँ पे पूरे जितने आईएएस, आईपीएस, एमपीएससी, यूपीएससी, बैंक परीक्षा, रेलवे परीक्षा, तो उसके बाद में पुलिस परीक्षा, सबके हमने किताब रखे, हम्म बच्चे पढ़ते हैं। हम्म और अभी ये 3 साल में 30 बच्चे वहाँ से पास होके वो गवर्नमेंट जॉब में गए, बाप कोई रे। पुलिस में गए, कोई एलआईसी में गए, कोई बैंक में गए, कोई रेलवे में गए। हम्म तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गरीब के घर के बच्चे, ये उसको इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हम्म
ये हम प्रयास कर रहे हैं। वैसी फैसिलिटीज मिलनी तो वैसे चाहिए। फिर एक हिंगन घाट में हमने बनाया, एक समुद्रपुर में बनाया, हाँ। और एक लाइब्रेरी हमने सिंधी में बनाया, बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। मेरा पूरी कोशिश है। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन बेकार है, बेरोजगार है, तो उनके लिए जॉब के लिए प्रयास करता हूँ। उसका भी मेरा एक है कि उनको जॉब मिलना चाहिए। अभी तक कम से कम 800 से 1000 बच्चे हमने लगवाए। टेक्सटाइल पार्क के लिए अपन ने प्रयास किया। टेक्सटाइल पार्क हिंगन घाट में शुरू हुआ। मोहता ग्रुप ने एक बार मुझे मिले थे वो, कि हमको टेक्सटाइल पार्क वर्धा रोड पे डालना है, तो हमको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। तो फिर उनको मुंबई लेके गया, फडणवीस साहब के पास में, चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी मीटिंग कराया। फिर उन्होंने सब मदद करके वो टेक्सटाइल पार्क अभी चालू हो गया। वहाँ पे 2000 लोग काम कर रहे हैं। तो वो भी एक रोजगार हमारे यहाँ मिल गया। और भी प्रयास कर रहा हूँ कि और भी इंडस्ट्री आए और हमारे हिंगन घाट में बच्चों को रोजगार मिले। बिल्कुल। और बच्चों के लिए अभी और भी कुछ एजुकेशन के अंदर में भी आना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। तो बीफॉर्म डिफॉर्म कॉलेज के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंगन घाट में, वो भी एजुकेशन हिंगन घाट में हो, ताकि बच्चों को मिले। हमारा भारत देश एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है, बट कुछ कुछ लोगों को लगता है कि जॉब्स की कमी है। तो जॉब्स के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है? जॉब्स बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है? जॉब्स है ना, जॉब बढ़ रहे हैं, जॉब्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब्स कम है, ये मैं मानता हूँ कि जो पॉपुलेशन अपनी बढ़ रही है उसके हिसाब से जॉब कम है। लेकिन जो बीच में ऐसा हुआ था कि समझो इंजीनियर की 100 इंजीनियर की जरूरत है, लेकिन इंजीनियर कितने हो रहे? 1000। ओके। तो इसके कारण जो लोग बेकार है, क्योंकि कॉलेजेस बहुत खुल गए इंजीनियरिंग कॉलेज, और बच्चे को कैसा है कि मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया, मैं भी लूँगा, तो उसके कारण भी हो गए। तो और डिमांड भी कम थी, लेकिन उसमें अभी ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आना चाहिए, और इंडस्ट्री के माध्यम से बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। और हम बच्चों को भी हम बोलते हैं कि भैया तुम जैसा अभी यहाँ पे हिंगन घाट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हिंगन घाट में हमारे यहाँ 3 मिल है टेक्सटाइल की, कम से कम 15,000 लोग यहाँ टेक्सटाइल में काम करते हैं, लेकिन एक भी टेक्सटाइल इंजीनियर नहीं है। कैसे? सिर्फ मुझे 5 साल में सिर्फ एक बच्ची मिली कि जिसने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया था। ओके। अगर हिंगन घाट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियर आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। तो सिर्फ मुझे एक बच्ची मिली जो टेक्सटाइल इंजीनियर की मुझे बात जॉब के लिए आई थी, मैंने उसको वही लगा जाए टेक्सटाइल इसमें टेक्सटाइल पार्क में। तो बाकी बच्चों को भी मेरा बोलना है कि आप टेक्सटाइल में जाओ, जो जहाँ पे आसान मिलता जॉब वो अपन ने करना चाहिए। लोग फ्लो के हिसाब से चलते हैं। हाँ। इसने मैकेनिकल किया तो मैं भी मैकेनिकल करूंगा, बट मेरी क्या उसने कंप्यूटर लिया तो मैं भी कंप्यूटर लूंगा। हाँ, ओके। तो जैसे आपने बताया कि टेक्सटाइल इंजीनियर कोई नहीं था, तो काम कैसे चल रहा था? मतलब उनको ट्रेनिंग मिली है वैसे? नहीं, वो तो बाहर से लाते, टेक्सटाइल इंजीनियर तो कहीं ना कहीं हो गए, वो तो आते। हिंगन घाट से नहीं थे। अभी कुछ लोग बच्चे अभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। मेरा ये बोलना था कि यहाँ के बच्चों ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करना चाहिए और वो यहाँ पे उसको जॉब भी लगना चाहिए। ओके। बहुत सारी बातें बताई सर आपने, बट अभी अगर फॉर एन एग्जांपल किसी को पॉलिटिक्स में आना है, ज्वाइन करना है, तो उनको कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए उनमें, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके आपके लेवल पे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी उनको कार्य मिलते हैं वो परिपूर्ण कर सके? तो उसके लिए कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती है? सबसे पहले तो जिसको पॉलिटिक्स में आना है उसने पहले ये समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स कोई पैसे कमाने की दुकान नहीं है। राइट। आज ये चित्र हो गया बहुत सी जगहों पे कि पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। पॉलिटिक्स है क्या है? राजकारण, और राजकारण से आदमी जाता है संवैधानिक पदों पे। कोई पार्षद बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई नगराध्यक्ष बनता है, कोई एमपी बनता है, मिनिस्टर बनता है, बराबर है, मुख्यमंत्री बनता है। तो ये सब लोगों के लिए है। पहले ये सोचना है कि अच्छे लोगों ने इसमें आना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स में क्यों जाए? ऐसा अगर सबने बोला तो गंदे लोग आएंगे तो पॉलिटिक्स गंदा होगा। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा होगा। तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि अच्छे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात ये समझ के आना चाहिए कि अपने को सेवा करना है, देश के लिए सेवा करना है, समाज के लिए सेवा करना है, लोगों के लिए सेवा करना है। तो पॉलिटिक्स में अगर आते हैं तो सबसे पहले उसने ये सोचना है कि मुझे सेवा करने के लिए जाना है, नंबर 1। नंबर 2 फिर उसके अंदर जाके लोगों के काम करने के लिए जो मदद लगती है वो करनी चाहिए, डिवोशन उसका चाहिए,
उसकी हॉनेस्टी चाहिए, प्रामाणिकता, समय देना चाहिए, उसके अंदर में लोगों का सुनने का क्षमता चाहिए, क्योंकि 1000 लोग आएंगे तो 1000 लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, उसमें से 4 लोग आपको गालियाँ देंगे, 4 लोग आपको कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन वो भी मेरे देश के नागरिक है, मेरे भाई है, ऐसा समझ के उनको उनके ऊपर में चिढ़ना नहीं, उनको भी समझना चाहिए, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है। तो ये सब बातें होना तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ओके, बट स्ट्रगल किस लेवल की होती है पॉलिटिक्स में? देखिए, आखिर में जनता चुनती है। हाँ, अपन ने चाहे कितना भी अच्छा काम किए, लेकिन जो बटन दबाती है चुनाव के वो है जनता। राइट। जनता के अगर मन में तुम बैठते हो, जनता को लगता है कि ये आदमी सही रहेगा तो चुन के मिलेगा। तो आदमी ने सोशल में पहले आना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करने के बाद में लोगों को ये लगना चाहिए कि आदमी अच्छा काम कर सकता है, तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। हाँ। स्ट्रगल यानी वही है ना, जनता हाँ। ने आपको चुनने के बाद में तो आप तो चुन के आ गए, काम कर सकते हो, लेकिन जनता तक पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग घर से ही खुद को स्वयं घोषित कर देते कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, लोगों से पूछो, लोगों Okay. से पूछो, लोग आपको एक्सेप्ट करते तो आपने सामने आना चाहिए, और अच्छे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो ये पॉलिटिक्स अच्छा होगा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई जनता को मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा? जनता को मैसेज क्या दें? जनता के लिए तो, जनता के लिए इतना मैसेज दूंगा मैं कि अपने जो नियम है, कानून है, उसको समझो। ये देश का जो संविधान है, वो देश का संविधान ऐसा बताता है, सिखाता है कि सब सरीके है। हाँ। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो संविधान में अगर सब सरीके है तो फिर सबको समान न्याय मिलना चाहिए, समान विकास मिलना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं, उनको अपने अधिकार मालूम नहीं है, वो अधिकार मालूम करो और अधिकारों को मांगने की कोशिश करना चाहिए सबने। एग्जैक्टली। बहुत सारी बातें बताई सर आपने, आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई, बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि ये मेरा पहला पॉलिटिशियन इंटरव्यू था आपके साथ। तो मुझे आपके एनर्जी लेवल, आपके वाइब्स वो पता चले, किस लेवल के वाइब्स होते हैं, किस लेवल के एनर्जी लेवल होती है, किस लेवल के काम होते हैं। बहुत सारी लर्निंग्स मिली सर आपसे, आई होप आगे भी सीखूंगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स लॉट।